नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारा क्लास 12 का जो हमारा हिस्ट्री का पहला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को हमने देखा। तो ये हमारा अंतिम लेक्चर होने वाला है। आज वाले वीडियो में हम गैरीबाल्डी के बारे में कुछ जानेंगे और उसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक आप लोगों से जो है हाथ जोड़ का विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के बार बार जो है वीडियो को एंड तक ना देखने की वजह से ये वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आपसे मेरा जो है बड़ा ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि ये वीडियो जो है सही बच्चों तक पहुँच जाए। चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा कि राष्ट्र का कल्पना दृश्य। कल्पना दृश्य का मतलब कि भाई राष्ट्र जो है, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई और उसमें किसने किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यूरोप के राष्ट्रवाद का ही ये एक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। हम आज वाले वीडियो में जिस पे गैरीबाल्डी की बात करेंगे कि साहब गैरीबाल्डी कौन था। तो गैरीबाल्डी के बारे में सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, गैरीबाल्डी का जीवन परिचय बताइए, या गैरीबाल्डी कहाँ का था, या इसने कौन सी संस्था बनाई थी। इन सब चीज़ों पे बात की जाती है। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ रख के मैंने जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया है। और वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग जो है उस तत्परता के साथ, या तो हमें ये लग रहा है कि हम लोग अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, या तो ये हो सकता है कभी कि हम लोगों की जो टीम है अभी ऑनलाइन के माध्यम में नहीं है, तो इसलिए हम अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आगे चीज़ें जो है वो और अच्छी होती चली जाएंगी। चलिए देखिएगा, जिस पे गैरीबाल्डी की बात की जाती है, तो जिस पे गैरीबाल्डी जो था वो कहाँ का था, इटली का था, और एक लोकप्रिय क्या था, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इटली में आज के दौर में जाएंगे तो आज भी आप जो है लोगों में पाएंगे कि वहाँ पे जिस पे गैरीबाल्डी को लोग जानते हैं। बात आती है परिवार, कैसे परिवार से था। तो सर इसका जो परिवार था ना वो तटीय व्यापारिक परिवार से था, कि भाई समुद्र के तट के किनारे इनके जो है माता पिता रहते तो वहीं पे व्यापार करते थे। ये स्वयं भी क्या था कि व्यापारिक नौसेना में क्या था, व्यापारिक नौसेना के अंदर ये भी एक क्या था, नाविक था। मतलब ये मर्चेंट नेवी में क्या था, एक सेलर था। उसके बाद 1833 में इसकी भेंट किससे होती है, 1833 में ये मिलता है साहब मैथ्सनी से। किससे मिलता है, मैथ्सनी से। और मैथ्सनी से जब ये मिलता है तो मैथ्सनी जो अपनी संस्था बनाई थी ना, कार्बोनरी संस्था, यंग इटली और यंग यूरोप, तो उसी में से ये यंग इटली का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। और 1834 के पिडमांट विद्रोह में ये क्या करता है, शामिल होता है। लेकिन होता क्या है कि जब पिडमांट विद्रोह होता है तो पिडमांट विद्रोह की वजह से क्या हो जाता है कि पिडमांट विद्रोह में जो ये मैथ्सनी की कार्बोनरी संस्था थी, इसको डिफीट खानी पड़ती है। जब ये पिडमांट वाले युद्ध में शामिल हुआ तो वहाँ पे जब ये हार गया तो हारने के बाद ये डर से कहाँ चला जाता है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जाता है और दक्षिण अमेरिका में ये 1848 तक रहता है। 1848 तक ये कहाँ रहेगा, दक्षिण अमेरिका में। और उसके बाद ये 1854 में किससे मिलता है, विक्टर इमैनुअल से मिलता है। और जब ये विक्टर इमैनुअल से मिलता है तो विक्टर इमैनुअल जो है वो इटली का एकीकरण चाहते थे, तो इसीलिए इसने विक्टर इमैनुअल से मिला। और इमैनुअल से मिलने के बाद 1860 में ये दक्षिणी इटली की ओर से एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया इसने, कि एक संस्था बनाई इसने, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000। इसमें 1000 लोगों का एक समूह था जो दक्षिणी इटली की ओर से जो है रोम की ओर जाने के लिए इन्होंने काम किया। उसके बाद इस संस्था का बाद में रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना गया। कि भाई आपसे कोई पूछे द एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 के एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 को बाद में किस नाम से जाना गया, तो आप क्या बताएंगे, रेड शॉर्ट्स। ठीक है, रेड शॉर्ट्स या लाल कुर्ती गैंग के नाम से इसको जाना गया। तो जब लाल कुर्ती गैंग या रेड शॉर्ट्स के नाम से जाना गया तो इन्होंने बाद में और क्या किया, 1867 में रेड शॉर्ट्स को रोम में हार का सामना करना पड़ा। रोम में हार का सामना क्यों करना पड़ा गैरीबाल्डी को, उसका एक कारण था, क्योंकि इन्होंने जो है नेपल्स की मदद से ये जब रोम की ओर बढ़े तो रोम में पहले से ही फ्रांस की सेना स्टेब्लिश थी और फ्रांस की सेना ने इनको हरा दिया। तो इस वजह से ये रोम में हार गई। और हारने के बाद 1870 में इन्होंने फिर से प्रयास किया। कैसे प्रयास किया कि इधर फ्रांस और रशिया का युद्ध हुआ। तो फ्रांस और रशिया के युद्ध में फ्रांस को अपनी सेना की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने अपनी सेना कहाँ से वापस बुलाई, रोम से। रोम से जैसे ही इन्होंने अपनी सेना बुलाई तो गैरीबाल्डी अपने सैनिकों के साथ में रोम पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और रोम को जीत लेता है। तो अगर फ्रांस की सेना रोम से ना हटती तो शायद गैरीबाल्डी रोम को नहीं जीत पाता। लेकिन जब ऑस्ट्रिया और
फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में उन्होंने प्रसार फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ, तो युद्ध में उन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली, और सेना के वापस बुलाने की वजह से क्या हुआ कि उनकी सेना जो है वहाँ से चली आई, और इधर गैरिबाल्डी ने अपनी सेना के साथ मिलकर रोम पर अधिकार कर लिया। रोम, मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में, रोम पर किसका अधिकार था? पोप का। किसका अधिकार था? पोप का। अब देखिएगा, अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। ये आपको जो है नोट्स बना के रख लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले 1688 की बात की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। 1688 में क्या होता है, इंग्लैंड की जो संसद होती है ना, वो राजतंत्र की शक्तियों को छीन लेती है और एक नया राष्ट्र राज्य बनाने की प्रारंभ कर देती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 1688 में कहाँ की संसद राजतंत्र की शक्तियों को छीनती है? इंग्लैंड की संसद। उसके बाद 1707 में क्या किया जाता है? एक एक्ट लाया जाता है। मैंने ब्रिटेन के एकीकरण में आपको बताया भी था। 1707 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ यूनियन, और एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को किसके साथ मर्ज किया जाता है? इंग्लैंड के साथ, और एक नया राष्ट्र राज्य बना के तैयार किया जाता है जिसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1769 की बात की जाती है, तो इसी समय किसका जन्म होता है? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस में एक सैनिक के पद पर जाता है, लेफ्टिनेंट के पद पर, और वहाँ से वो फ्रांस का एक शासक बनता है। शासक बनने के बाद 1815 में वाटरलू का युद्ध हार के वो जो है उसके शासन का अंत हो जाता है। 1789 में क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति, क्लास 9 में आपने पढ़ी थी। लुई 16 के राजतंत्र की समाप्ति होती है, और यहाँ से एक नया तंत्र, आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है। सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुई थी लोकतंत्र की? फ्रांस की। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ और लुई 16 के शासन का अंत होता है। 1792 में फ्रांसीसी तानाशाही, 1792 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की तानाशाही पर हमला होता है और उसको भी उसके पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। पहले यहीं से नेपोलियन के युग की शुरुआत होती है। 1797 में 1797 में नेपोलियन इटली पर हमला करेगा और यहीं से अपने दौर की शुरुआत करता है। और 1801 में आयरलैंड का, इधर इंग्लैंड के साइड 1801 में क्या होता है? 1707 में किसको मर्ज किया जाता है? स्कॉटलैंड को। अब 1801 में फोर्सफुली किसको मर्ज कराया जाता है? आयरलैंड को। किसके साथ? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ। उसके बाद 1804 में नेपोलियन द्वारा क्या बनाई जाती है? नागरिक संहिता। इधर फ्रांस में नागरिक संहिता बनाता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और 1807 में जोसेफ मैथ्सनी का भी जन्म हो जाता है। तो जोसेफ मैथ्सनी का जन्म कहाँ पे होता है? जेनोवा में। कहाँ पे होता है? जेनोवा में। तो जेनोवा में मैथ्सनी का जन्म होता है। उससे 3 साल पहले नेपोलियन अपनी नेपोलियन संहिता को बना देता है। उसके बाद 1815 में 3 काम हुए थे। वाटरलू का युद्ध हुआ था, वियना की संधि हुई थी और नेपोलियन के शासन का अंत हुआ था। 1821 में फ्रैंकफर्ट की संसद का गठन होता है और 1831 में मैथ्सनी अपनी पहली संस्था, कौन सी? यंग इटली का गठन करता है। जिस यंग इटली का सदस्य कौन बनता है? जाके आपका गैरिबाल्डी। मैंने बताया था ना कौन बना है? गैरिबाल्डी। तो 1831 में मैथ्सनी जो है यंग इटली का गठन करेगा। उसके बाद 1852 में काबुल को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है? सार्डिनिया और पिडमांट का। सार्डिनिया और पिडमांट का प्रधानमंत्री बनता है। फिर उसके बाद ये रूस जाता है, रूस से वापस आता है। तो ये उसके बाद 1854 से लेकर 56 तक क्रीमिया का युद्ध चलता है। 1861 में क्या होता है? इटली का एकीकरण संपन्न होता है। किसको शासक बनाया जाता है? विक्टर एम्मानुएल सेकंड को इटली का शासक बनाया जाता है। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मध्य युद्ध होता है। जब यहाँ ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मध्य युद्ध होता है, युद्ध के पश्चात 1859 से 70 तक किसका प्रयास किया गया था? इटली के एकीकरण का। और 1866 से लेकर 1871 तक किसके एकीकरण का प्रयास किया गया? जर्मनी के एकीकरण का। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। समाप्त कब होता है? 1999 को। 1919 में समाप्त होता है आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने सारे के सारे कवर किए और उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में भी आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा, अगला चैप्टर हमारा भारत में राष्ट्रवाद का होगा। तो इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं सभी को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।